हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आई होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम 5 जनवरी की शिफ्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले की जितने भी शिफ्ट मैंने डिस्कस किए हैं उन सब की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19995 प्राप्त करने के लिए 9599 इन संख्याओं के योग में से क्या घटाना होगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं। पहले तो ये प्राप्त करना है, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि इनकी योग में से क्या घटाना होगा। तो सबसे पहले तो इनका योग कर लीजिए। इनका योग करेंगे तो क्या होगा, 9599 5995 999 इन सब का योग करिए, कितना का, 5 5 10 9 19 हासिल 1, 9 3 27 1 28 हासिल 2, 9 9 18 18 5 23 23 2 25 हासिल 2, और 9 9 18 18 5 23 2 25। ठीक है, इनका योग ये आ रहा है। इन सब का योग कर लिया हमने, सबको ऐड कर लिया। ये तो ये वाला योग आ रहा है 25589। अब कह रहा है कि इतना हमको प्राप्त करना है, तो इनके योग में से क्या घटाना होगा। मतलब ये हमारा योग है, इसमें से हमको क्या घटाना होगा। तो हम मान लेते हैं क्या है, ये इस योग में से कह रहा है हमको x घटाना होगा। और तो कितना आएगा, अगर x घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमको प्राप्त करना है 19995 19995। ठीक है, मतलब ये योग आ जाता है, इसमें से हम मान लेते हैं एक्स हमको घटाना होगा, तो हमको ये मिलेगा 19995 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। एक्स हमको निकालना है, तो एक्स को जब राइट साइड में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये 19995 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, 25589 माइनस 19995। अब इसको माइनस कर लीजिए। आप कैसे माइनस करेंगे, इसके नीचे लिख लीजिए 19995, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाए 4, 18 में से 9 जाएगा 9, 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा 1 0, मतलब 5594। आपका आंसर हो जाएगा 5594। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 5594। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत लोग गलती कर देंगे, उनको जीरो नहीं पता होगा कितने जीरो होते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये एक चीज़ याद रखिए कि 1 लाख में क्या होता है, 5 जीरो होते हैं। ठीक है, 1,000 में क्या होता है, 3 जीरो होते हैं। ठीक है, और 100 में तो आपको पता ही होगा 100 में 2 जीरो होते हैं। बस इसको आप याद रखिए, 1 लाख में 5 जीरो, 1,000 में 3 जीरो, और 100 में 2 जीरो। तो अब बस यहाँ पे लिख लीजिए 55 लाख दे रखा है। 55 लाख को कैसे लिखोगे, 55 गुणे 1 लाख। ठीक है, मैंने अभी बताया कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो इसके आगे 5 जीरो लगा लीजिए, कितना, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 55 लाख। सेम क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 55,000। 55,000 इसको कैसे लिखोगे, 55 गुणे 1,000। मैंने क्या बताया था कि 1,000 में कितने जीरो होते हैं, 3, तो 55 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। दूसरा क्या दे रखा है, 555। 555 तो आपको सबको पता होगा, ये होगा 555। अब बताना है कि इसको कैसे करेंगे। अब क्या करिए, तीनों को जोड़ लीजिए। 55 लाख दिया है, 55 लाख ये आ गया, 55,000 ये आ गया, 555 ये दे रखा है। इन तीनों को जोड़ दीजिए, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, फिर से लिख लेते हैं। कैसे, 55 लाख लिखेंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। 55,000 कैसे लिखेंगे, 3 जीरो लगाइए, 1 2 3, 55 यहाँ लिखिए। फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, 555, 555 लिखिए ऐसे। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, क्या आएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये 5 5 5, सब 5 हो जाएंगे। मतलब कितने 5, 3 3 6 1 7, मतलब 75 आ जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला हो जाएगा जिसमें 75 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। सिंपल चीज़ याद रखनी, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1,000 में कितने जीरो होते हैं, और 100 में कितने जीरो होते हैं। वैसे हिसाब से मैंने 55 लाख को लिख लिया, 55,000 को लिख लिया, और 555 को लिख लिया, सबको ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पड़ा है सर, 24 घंटे वाली घड़ी दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, नहीं तो आप गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे।
मैं आपको बता दूं 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है ना वो ट्रेन में यूज होती है। ट्रेन की टाइमिंग इसी हिसाब से डिसाइड होती है 24 घंटे वाली घड़ी के टाइम में। ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, इन सब की जो टाइमिंग होती है, हम नॉर्मल आम चाल की भाषा में तो 12 घंटे वाली घड़ी यूज करते हैं। देखिए, तो जब घड़ी की दोनों सुइयाँ 6 पर होती हैं, मतलब एक घड़ी था जब दोनों सुइयाँ 6 पर, इधर 6 है ना, दोनों सुइयाँ 6 पे होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस समय 6:30 होता होगा। या तो सुबह के 6:30 हो रहे होंगे, या तो क्या हो गया शाम को 6:30 हो रहे होंगे। दो ही टाइम हो सकता है जब घड़ी की दोनों सुइयाँ मिनट और घंटे वाली, जब मिनट और घंटे वाली दोनों सुइयाँ जब 6 पर ही होंगी तो उस समय आइदर क्या हो रहा, 6:30 सुबह के बज रहे होंगे या 6:30 शाम के बज रहे होंगे। यही तो दो टाइम हो सकता है, और तो कोई टाइम हो नहीं सकता है। तो अब ये दे रखा है कि अगर 12 घंटे वाली टाइम होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, 6:30 बज रहा है। लेकिन ये 24 घंटे वाली घड़ी है, तो 24 घंटे वाली घड़ी में क्या होता है, दोपहर के जैसे ही 12 बजता है उसके बाद जब 1 बजते हैं ना दोपहर को, तो उसको हम 1 नहीं बोलते हैं, उसको हम 13 बोलते हैं। ऐसे ही जब दोपहर के 2 बजते हैं तो उसको 2 नहीं बोलते हैं, हम उसको 14 बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब देख रहे हैं, 1 को 13, 2 को 14, 3 को 15, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, 24 तक ऐसे चला जाता है। तो 12 के बाद जो 6 बज रहा होगा, 6, ठीक है, 6:30, तो इसको क्या करेंगे, 6 नहीं बोलेंगे, इसको एज इट इज क्या करेंगे 12 में ऐड कर देते हैं। मतलब जो भी आज के बाद नंबर आता है ना, 1 बजा तो हमने 12 में 1 ऐड करके 13 बन गया, 2 आया 2 ऐड कर दिया 12 में 14 हो गया, 3 आया तो 3 ऐड कर दिया 15 बज गया। तो ऐसे ही जब 6 बजा तो इसको हम 12 में जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12×6 18, मतलब 18:30 होगा। उस समय 24 घंटे वाली अगर घड़ी में पूछा जाएगा क्या बज रहा होगा, तो बोलेंगे हम 18:30 होगा। इसमें आप देखेंगे 6:30 भी दे रखा होगा ऑप्शन, देखिए ये दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बहुत लोग ये वाला ऑप्शन लगा के आ जाएंगे जो आपका गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, ये जब 12 घंटे वाली जो घड़ी होती है ना उसमें होता है 6:30। 24 घंटे वाली घड़ी में आपको क्या बजेगा, शाम का 18:30, मतलब 18:30 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है सच में मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये कह रहा है कि ये जो भिन्न है ना, इनका योग पूछ रहा है आपसे। 3/15 और 7/12 का योग पूछ रहा है। योग कैसे निकालोगे आप, 3/15 और 7/12, 3/15 प्लस 7/12, इसका योग निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसका सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 15 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 2×6=12, 15, 2×3=6, 15। इसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे क्या, 3 कम 3 5 15, ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बच गया, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो 2 दूनी 4, 3 12 25 60, मतलब हमारा जो 60 आ गया वो आपका एलसीएम हो गया। अब 60 आ गया तो इसको ऐड कर लीजिए, नीचे क्या लिखते हैं 60, और इन सब से डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना का, 15×4 = 60, और जो 4 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×3=12। ऐसे ही 12 से क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, फिर जो 5 आया उसको 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×7=35। ये आपका क्या हो जाएगा, 35×12 हो जाएगा आपका 47/60। तो ये आपका सम आ जाएगा 47/60। क्या करना होता है इसमें, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब हर जिसका अगर डिफरेंट है डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते हैं, तो उनका पहले क्या करेगा, आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम मैंने निकाल लिया, एलसीएम आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद क्या करिए, 15 से इसको डिवाइड किया मैंने 60 को, जो आया, जो भी आपका भागफल आया, जो भी आपका क्वेश्चन आया, उसको हमने क्या किया, इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 15×4 = 60 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आया। सेम 12 से 60 को डिवाइड किया, 5 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 35 किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारा 47/60। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये देखिए, परिसीमा मतलब परिमाप। ठीक है, इस पे ऑलरेडी मैं कल एक क्वेश्चन कराया था। परिमाप का मतलब क्या होता है, परि का मतलब ही होता है चारों तरफ, मैंने बोला ना, बताया था, चारों तरफ का माप। मतलब कोई भी आकृति अगर दे रखी है तो उसकी चारों तरफ का जो भी भुजा दे रखी है उनको आप ऐड कर देंगे तो उसका परिमाप हो जाता है। ठीक है, इसको हम परिमाप बोलते हैं, इसको परिसीमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग काटा जाता है, तो नए आकार की परिसीमा में क्या अंतर होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ग है। ठीक है, देख रहे हैं, वर्ग है। वर्ग की परिसीमा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये चारों तरफ का जो सम दे रखा है ना, इसका इसका इसका, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कह रहे हैं ना कि एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा सा वर्ग काट दिया, मतलब हम इस कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग और काट के निकाल देते हैं। तो जो निकाल देंगे तो हमारी आकृति कैसी बन जाएगी, देखिए ऐसे बन जाएगी, ऐसी बच जाएगी। देख रहे हैं, ऐसी बच जाएगी, क्योंकि कोने वाला हमने काट के निकाल दिया। तो अब पूछ रहे हैं ना कि इस वाले का क्या होगा, परिमाप क्या होगा, मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग क्या होगा। अब ध्यान से अगर देखिए, तो जब आप 1 सेंटीमीटर काट के यहाँ से निकाल रहे हैं
तो क्या निकाल रहे हैं, जो इधर वाला पार्ट निकला वो तो ये वाला पार्ट बन गया कि नहीं बन गया, मतलब जो हमने ये वाला काटा वो अब ये बन गया है क्योंकि इसके सामने का भाग हट गया, जो ये वाला काटा वो ये वाला बच गया। तो आप देखोगे तो इसका जो है ना, ये पहले बाउंड्री थी, अब ये बाउंड्री ये हो गई है। बट अभी भी तो देखो, पहले ये 1 सेंटीमीटर का था, किनारे जो काटा गया था, अभी भी तो ये 1 सेंटीमीटर का ही है, ये भी 1 सेंटीमीटर का ही है। मतलब ये हुआ कि जितना मैंने काट के निकाला ना, इसकी बाउंड्री में कोई फ़र्क नहीं हुआ, बस इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो गई, मतलब इसका एरिया कम हो गया होगा, अंदर वाला पार्ट का एरिया कम हो गया, लेकिन इसका परिमाप थोड़ी ना कम हुआ, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर का बर काट दिया। तो जो पार्ट हमने ऊपर से निकाला, यहाँ से जो मैंने ऊपर से निकाला वही तो नीचे बच भी गया ना। और परिमाप में हमेशा क्या निकालते हैं, हम बाउंड्रीज देखते हैं, तो बाउंड्री तो अभी भी सेम ही है, उसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो गई। अगर मैं इसकी देखूँ तो ये पूरी की पूरी लेंथ तो अभी भी जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए आकार की जो परिसीमा होगी ना, वर्ग की परिसीमा के बराबर ही होगी, इसका परिसीमा चेंज नहीं होगा। हाँ, एरिया अगर पूछता क्षेत्रफल, वो डेफिनेटली कम हो जाता, इतना निकाल दिया तो ये कम हो गया था, लेकिन परिसीमा पूछ रहा है तो दोनों की परिसीमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होता है तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हर शिफ्ट में एवरेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने इतने भी शिफ्ट कराए हैं, हर क्वेश्चन हर शिफ्ट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एवरेज से मिल ही जा रहा है। तो एवरेज का क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। कह रहा है कि 5 विद्यार्थी अपने पेंसिलों की लंबाई इस प्रकार से मापते हैं, परिणाम इस प्रकार देगा, तो सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या की। औसत लंबाई निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबको जितनी भी दे रखी होती है ना वैल्यू, सबको आप ऐड कर दीजिए, ऊपर क्लिक करके ऐड कर दीजिए, नीचे क्या करिए, जितनी भी काउंट है ना यहाँ पर, जितने भी आपकी एंट्रीज दे रखी हैं, कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर लीजिए। मतलब ऊपर क्या कर लीजिए कि कुल सम कर लीजिए, जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं उनका कुल सम करिए और डिवाइड कर लीजिए जितने भी टोटल नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका लगता है एवरेज निकालने के लिए, इसको आप रट जाइए, ऐसे ही आप एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए ये फार्मूला इस पर हम अप्लाई करते हैं, क्या आता है, क्या आएगा इसमें, आप सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 15.5, इसको हम सम करेंगे, 15.5, 12, 11.8, 9.7 और 7, इनको ऐड करिए, कितना होगा, 8 5 13 7 20, हासिल 2, 2 5 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 7, तो आपका हो जाएगा 26, हासिल लगा 2। ठीक है, 1 2 3 3 2 5, आपका आ गया 56। ठीक है, टोटल आपका सम आ गया 56, और कितनी एंट्रीज थी, 5। इसको डिवाइड कर लीजिए, 56 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, कैंसिल, 6 बच जाएगा, फिर 5 एकम 5, 6 में से 5 जाइए, एक पॉइंट लगाइए यहाँ पे 0, 5 दूनी का 10, मतलब आपका हो जाएगा 11.2, मतलब आपका जो एवरेज आया हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल फार्मूला क्या लगाना है, जितनी भी एंट्री दे रखी हैं सबको आप ऐड करिए, उसको ऊपर लिखिए न्यूमरेटर में, जितनी भी टोटल एंट्रीज है उनका जो काउंट है उससे उसको डिवाइड कर लीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 जो वर्ग हैं एक करेंसी नोट को पूरा ढक लेते हैं, तो ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन तरीका, ये आपका करेंसी का नोट है, मान लीजिए 1000 रुपये का 2000 का नोट है। ठीक है, ये आपका 2000 का नोट है, ये क्या कह रहा है कि 18 वर्ग चाहिए होता है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब ऐसे 2 2 सेंटीमीटर का आपका वर्ग है। ठीक है, ऐसा क्या है, 18 वर्ग चाहिए इस नोट को ढकने के लिए। जो नोट है ना, जो करेंसी नोट दे रखा है, मान लीजिए कोई भी नोट था, 500 1000 कोई भी नोट था, उसको ढकने के लिए 18 वर्ग चाहिए था, 18 वर्ग एक नोट के लिए चाहिए था। देख रहे हैं, तो बस सिंपल सा पूछ रहा है कि ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए बताइए कितने वर्गों की आवश्यकता हुई। तो मैं सिंपल सा फार्मूला बताया हूँ ना कैसे करना होता है, जब एक चीज़ दे रखी हो तो कैसे लिखिए, एक नोट को ढकने के लिए कितने चाहिए, 18 वर्ग, तो 3 नोट को ढकने के लिए कितना चाहिए, सिंपल सा, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3 18 3 54, 3 गुणे 18, और जो एक है उसको नीचे कर लीजिए। मतलब ये आपका बेस्ट ट्रिक होता है सॉल्व करने का। कोई भी ऐसा दे रखा है, जैसे मैं पूछूं आपका कि 5 रुपये में इतनी सामान मिलते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाए तो 5 रुपये में इतना मिलता है, तो आपसे पूछा जाएगा 10 रुपये में कितना मिलेगा, तो आप सिंपल ऐसे लिखिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो एक नोट को रखने के लिए 18 वर्ग, तो 3 नोट को रखने के लिए कितना, 3 गुणे 18 बटे 1, कितना हो जाएगा आपका 54। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये, 54 नोट की आवश्यकता होगी। ठीक है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि उस चतुर्भुज को पहचानना है जो मेरी 2 सममित रेखाएं और मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चतुर्भुज को पहचानना मतलब क्वाड्रिलेटरल को पहचानना है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है वर्ग, समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। ठीक है,
देखिए एक पॉइंट यहाँ से ये निकालिए कि मेरे सभी कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ये दे रखा है। 90 डिग्री के कोण किस में हो सकते हैं, एक वर्ग में होता है और एक आयत में होता है, इन्हीं दोनों में होते हैं ना, बाकी दोनों आपके गायब हो जाएंगे। तो मतलब मेरे एक एक ऑप्शन से, जैसे ये वाला जो दे रखा था मेरे सभी को 90 डिग्री के, उससे क्या निकल के आया कि वर्ग हो सकता है या आयत हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि मेरी दो सममित रेखाएं हैं। सममित रेखा मतलब होता है कि मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता रखा था कि सममित रेखाएं किसे कहते हैं। जैसे कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे उस आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनती हैं, ठीक है। तो वर्ग की कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 4 होती हैं। कैसे होती हैं, एक ऐसे होती है, एक ये होती है और एक दोनों डायगोनल से होकर के जाती है, मतलब टोटल 4 होती है। बट आयत में क्या होती है, आयत में केवल 2 ही होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, ठीक है। मतलब 2 ही होती है, मतलब आयत में केवल 2 सममित रेखाएं होंगी लेकिन वर्ग में 4 होंगी, आयत में 2 होंगी। तो यहाँ पे 2 पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा आयत, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे 4 बोल देता तो आपका आंसर वर्ग हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 रंग दे रखे हैं, नीला, पीला, काला और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीज समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों को खरीदे जाने वाली पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आप हर कलर के कितने मिनिमम पैकेट खरीदेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। इसको कैसे निकालेंगे, कह रहे हैं कि 4 जो कलर हैं उनकी कमीजें किस किस के पैकेट में, 5, 10, 12 और 15, तो इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 10, 12 और 15, इनका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से चलते हैं, 5, 5, 6 और ये हो जाएगा 15, फिर से 2 बार में ये हो जाएगा 5, 5, 3, 15, ये 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 1, 5 और 5 बार में, ठीक है। मतलब इसका जो एलसीएम आ रहा है ये आएगा 2 × 2 × 3 × 5, कितना, 2 दूनी 4, तो 12, 25, 60, इनका एलसीएम 60 आया। ये हमको वो मिल गया, इनका एलसीएम मिल गया। अब मेरे को क्या करना है कि हर कलर के ना न्यूनतम पैकेटेज खरीदने हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे कि जितने भी कलर थे उनकी जितनी भी पैकेटें दे रखी, लेकिन पहले जैसे दे रखा नीले कलर की 5 पैकेट है, ठीक है, पीले कलर की दे रखी 10, काले की 12 और सफ़ेद की 15। तो जितने भी कलर की पैकेट है इनसे क्या करिए, आप जो भी एलसीएम आया उन सबको डिवाइड करते जाइए, तो जो भी नंबर आता जाएगा ना आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम संख्या होगी पैकेटों की, ठीक है, जो विभिन्न रंगों के द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या होगी। तो कैसे निकालोगे इसको आप, देखिए पहले आप ये लिख लीजिए, क्रमशः लिख लेते हैं, 5, 10, 12, 15, 5, 10, 12 और 15। अब इन सबसे क्या करिए, एक एक उठाइए और डिवाइड करते जाइए, जो ऑप्शन आपको दिखता है उसे निकल लीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को कितना आएगा, 12, 10 से डिवाइड करेंगे 60 को कितना आएगा, 6, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5, 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, मतलब 12, 6, 5, 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ये होगा, मतलब नीला 12, पीला 6, काला 5, सफ़ेद 4, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें क्या किया मैंने, सिंपल सा मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है, जितने भी एलसीएम आया मेरा, उस एलसीएम को क्या किया मैंने, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स के पैकेट थे उनसे डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी और इसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक कील से बांध दिया, फिर अपने एक मित्र को मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए क्या किया, रेणुका ने 2 कील लिया, ठीक है, एक मान लेते हैं ए, एक लिया बी और एक रस्सी है, दोनों कीलों से क्या किया इसने, एक रस्सी को बांध दिया, मतलब उसके पास एक धागा है या रस्सी है, उसके बाद 2 कील है, ए और बी दोनों को इस सिरे से बांध दिया। अब उसको वृत्त बनाना है। एक बात बताइए, वृत्त आप कैसे बनाओगे, आपको वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, वो क्या करेगी, देखिए ये वाला जो कील है इसको कहीं ज़मीन पे मान लीजिए फिक्स कर दी, या कोई उसका फ्रेंड होगा जो पकड़े रखा होगा, ठीक है, और वो क्या करेगी, बी के जो सिरे को, बी का जो दूसरा सिरा है, जो बी है ना जहाँ पे दूसरा वाला कील है, उसको ले करके क्या करेगी, इसके राउंड में ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, देख रहे हैं। मतलब ए वाला जो कील था उसको जमीन पे मान लो उसने फिक्स कर दिया, कोई दोस्त ने उसको पकड़ लिया होगा, बी वाले जो सिरा था जिस पर रस्सी बंधी हुई थी बी वाले कील को, उससे क्या करेगी, उसको ले करके इसके चारों तरफ ऐसे घूमती जाएगी, ठीक है। ये वाला कहीं जाएगा नहीं क्योंकि जमीन में फिक्स होगा, और ये वाला घूमते जाओगे, जब ये लेकर के घूमते जाओगे तो आपका एक सर्कल बन जाएगा चारों तरफ, ठीक है। तो सर्कल बन जाना, तो इसी से आपका पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हैं, रस्सी तो आपकी यही है ना, ये आपका सेंटर हो गया, जो वृत्त बना उसका ये सेंटर सी हो गया, ये आपकी पूरी की पूरी परिधि हो गई और ये चारों तरफ घूम रही है लेकर के इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई जो वृत्त की जीवा की लंबाई करो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवा तो ऐसी होती है ना, वृत्त पे 2 जीवा 2 लाइन 2 पॉइंट्स ले तो उसको काट देती है, जो पॉइंट्स उन लाइन को मिला देते हैं तो जीवा कहलाती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब जीवा की लंबाई के बराबर नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है, नहीं। देखिए
वृत्त का व्यास क्या होगा, ये होगा वृत्त का व्यास। ऐसी लाइन जो वृत्त के सेंटर से होकर के जाएगी। तो रस्सी की लंबाई तो बस यही है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर नहीं है, क्योंकि व्यास आपका ये पूरा होगा, मतलब रस्सी की लंबाई का दोगुना होगा जो व्यास होगा। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देख रहे हैं यही त्रिज्या बन रही है ना, ये सेंटर बना था, ये लेकर घूम रही थी, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या ही तो बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 51 से 2/3 किलोग्राम चीनी से 3/4 किलोग्राम के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। पूर्ण पैकेट बना रहा है, आधा नहीं बनाना है, मतलब 3/4 किलोग्राम के कुल पैकेट बनाना है। इसका मतलब समझिए क्वेश्चन का मतलब, इसके पास इतना किलोग्राम चीनी है, अब वो किसी को बेचना है तो क्या करा कि 3/4 किलोग्राम के एक पैकेट बनाता जा रहा है और सबको बेचता जा रहा है। इसलिए पूछ रहा है कितने ग्राम का, अगर उसको कितने किलोग्राम का अगर उसको पैकेट बनाना है तो कितने पूर्ण पैकेट बनेंगे। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ बच भी जाए खाली, जो पूर्ण पैकेट ना बच पाए, लेकिन आपको बताना है पूर्ण पैकेट। सिंपल सा है, कैसे देखिए, 51 से ही 2/3 किलोग्राम चीनी है, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 51 में 3 का कितना आएगा, 3 कम 3, 3 5 15, उसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 155/3, मतलब इतना किलोग्राम आपके पास चीनी है और 3/4 किलोग्राम का आपका पैकेट बनाना है। क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे सिंपल से एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपके पास ना 10 किलोग्राम की एक बोरी है चीनी की, आपको 2-2 किलोग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो आप यहाँ देख कर ही बता सकते हैं, ओरली बता दें कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी, 5 पैकेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपने इसको निकाला कैसे, मैंने बोला जितनी भी बोरी दे रखी है ना, जितने किलोग्राम 10 किलोग्राम की, उसको क्या किया मैंने 2 किलोग्राम वाले से डिवाइड कर देना, क्योंकि कितने की हमको पैकेट बनानी है। जब इसको डिवाइड कर दोगे 10/2 कितना आ जाएगा 5। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, बस अंतर ये है कि इंटीजर में था, ये फ्रैक्शन में है। चलिए लगाते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 155/3 को डिवाइड करता हूँ किससे, 3/4 किलोग्राम से, क्योंकि 3/4 किलोग्राम का पैकेट बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब ऐसी चीज़ें होती है, ये बीच में बट्टे का साइन है, जब अंश में भी न्यूमरेटर है, अंश में भी क्या है फ्रैक्शन है, और हर में भी फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या करते हैं, जब हर को क्या कर देते हैं, अपोज उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं और अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब 155/3, ये हर जो है इसको अंश में भेज देंगे, लेकिन अंश में जब ये जाएगा मल्टीप्लाई के साथ तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब 3/4 का 4/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा, 4×5 = 20, 4×5 = 2 22, 4 × 4 = 2 6। ठीक है, 3 तरीके ना, इसको डिवाइड कर लीजिए, 420 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, और ये आएगा 9 छक्के 54 8, ये और ये आ जाएगा 9 8 72, 10 में 2 8, और ये आगे डिवाइड नहीं होगा, मतलब पॉइंट में आएगा, और आपको केवल पूर्ण पैकेट बनाना है, तो पूरा नंबर कितना आया, इंटीजर पार्ट कितना है 68, तो आपका हो जाएगा 68 पैकेट बनेंगे। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना था, डिवाइड करना था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत बार पूछता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक एक अभाज्य और भाज्य दोनों है, न तो अभाज्य और संख्या है, न ही एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप चीज़ याद रखिएगा कि जो एक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जो होता है ना, एक, इसको न तो हम अभाज्य बोलते हैं और न ही भाज्य बोलते हैं, मतलब ये अभाज्य और भाज्य दोनों ही नहीं है। ठीक है, एक को नहीं मिलते हैं। जो अभाज्य संख्या की जो स्टार्ट होती है वो 2 से होती है, 2 3 5 7 ये होती है, मतलब सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, मतलब इसलिए याद रखिए यहाँ पे एक जो है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो बस इसको आप याद रट जाइए कि एक जो होता है, एक को ना तो एक अभाज्य संख्या और ना तो भाज्य संख्या, इसको दोनों ही नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, तो इसको आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। इसको क्या करिए, त्रिभुज है, इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, बस अब इनके कोणों का अनुपात दे रखा है 5 6 और 7। इसको क्या करिए आप, मान लीजिए कि पहला जो कोण है 5x है, दूसरा 6x है, तीसरा 7x है। ठीक है, ये रेशियो में दे रखे थे, मैंने मान लिया कि 5x है, 6x है, 7x है। अब मैंने क्या बोला कि तीनों कोण आपको पता होगा, इनका जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना करेगा, 6 5 11 7 18, 18x = 180, तो x = 10 आ गया, 10 आ गया। जब 10 आ गया तो हमने जो तीनों कोण माने थे वो कितना हो गया, 5x = क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 6x = कितना हो जाएगा 60, और 7x = कितना हो जाएगा 70। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, सबसे छोटा कोण कौन आया, ये आया 50। ठीक है, क्योंकि ये तो 60 है 70 है, सबसे छोटा 50 आया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। कैसे किया मैंने सिंपल क्या किया कि जो भी रेशियो दे रखी है, रेशियो को उठाया और मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला कि पहला एंगल 5x, दूसरा 6x, तीसरा 7x है। हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, उसका x की वैल्यू को क्या किया, सारे एंगल्स में रख दिया, तो एक का एंगल आया 50, एक दूसरा आया 60, तीसरा आया 70। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 50, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि बिमल जो है अपने जन्मदिन पर एक कैंडी का एक पैकेट लाता है। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को और 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दिया। तो बची हुई कैंडियाँ, जो 6 बच रही थी कैंडियाँ, उसने स्वयं खा ली। अब देखिए यहाँ पे पैकेट में कितनी कैंडी थी, मान लेते हैं एक्स कैंडी थी, ठीक है। पैकेट में कितनी कैंडी थी, एक्स की कैंडी थी। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हो जाएगी टोटल कैंडी। तो मान लेते हैं एक्स कैंडी थी। अब क्या करेगा आप, एक्स का जो जो पूछ रखा है ना, किसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग इनको, ठीक है, जिसको भी देगा तो उसकी टोटल कैंडी में से उतना कम ही तो होता जाएगा ना। मैं बोलूँ मेरे पास 10 कैंडी है, उसमें से 2 मैंने ए को दे दिया, 5 बी को दे दिया, तो क्या होगा, 10 में से 2 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, ठीक है। ऐसे आप माइनस करते जाओगे ना, टोटल मेरे पास जितनी कैंडी थी तो कुछ तो बच जाएगा ना लास्ट में। तो वही चीज़ कह रहा है कि उसके बाद 6 कैंडी बच गई। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक्स कैंडी थी, इसमें से अब सबको बांटता जाऊँगा, जितना बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए, एक्स कैंडी थी, इसका मैंने 1/3 भाग जान को, एक्स का 1/3 कितना होगा, x/3 मैंने जान को दे दिया। फिर से माइनस क्या किया, 1/4 राधा को, x/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को, x/5 और 1/6 भाग मीकू को, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ से सब क्या किया मैंने, मेरे पास टोटल एक्स थी, उसका 1/3 जान को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को। तो मेरे पास कितनी बच गई, 6। अब क्या करो, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5 माइनस 1/6 इक्वल टू 6। यहाँ से कुछ नहीं किया मैंने, बस एक्स को बाहर कर दिया क्योंकि सब एक्स में कॉमन है ना। यहाँ से तो मैं बाहर करूँगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1/3 1/4 1/5 1/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकाल के बताइए सब लोग कितना आएगा, 3 4 5 और 6। इसको 2 से डिवाइड होगा, 3 2 5 और 3, एक बार और 2 से जाएगा, कितना होगा, 3 1 5 3, फिर 3 से और फिर 5 से। टोटल कितना आ गया अपन के पास, 2 दूनी 4 3 12 25 60। टोटल हमारा जो एलसीएम आ गया 60 आ गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको ये क्या होगा, इसका तो मान लेते हैं ना, इसका हर 1 है, तो 1 को 60 से अगर डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा। माइनस 3 से क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 20 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। 400 से 60 को तो 15 तो -15, 5 से 12 को तो -12, 6 को 60 से तो -10 इक्वल टू 6। अभी कितनी आएगी वैल्यू, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कितनी आएगी, x बट्टे 60, ये कितनी, सबको ये सबको ऐड कर लीजिए, ये माइनस के साथ है तो 20 10 30 30 15 45 45 12 57, ठीक है, इक्वल टू 6। ये सिंपल आप देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा तो कितना आएगा 57। ये हो जाएगा x ब्रैकेट में हो जाएगा 3/60 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 6 × 60/3, ठीक है। यहाँ पे आया था ना x इंटू क्या होगा 3/60, इसको सॉल्व किया तो इक्वल टू 6 है, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल ली, कैसे की, 60 को इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से क्या आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड होगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी के 6, x इक्वल टू हो जाएगा 120। मतलब हमने मान लिया रखा था स्टार्टिंग में ही कि टोटल कैंडी कितनी थी x, तो हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू 120। तो उसके बाद टोटल कितनी कैंडी थी, 120, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बस कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने माना था कि उसके पास टोटल एक्स कैंडी थी, मैंने मान लिया एक्स कैंडी थी। अब एक एक कैंडी जब वो देता जाएगा, एक एक कैंडी नहीं मतलब जितनी भी कैंडी सबको देता जाएगा, तो एक्स में से फाइनली कम ही तो होता जाएगा, इसलिए मैंने सबको माइनस कर दिया। 1/3 भाग जो एक जॉन को, 1/4 भाग वो राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दे दिया, तो उसके पास 6 कैंडी बच गई। अब बस एक सिंपल सा इक्वेशन, इसको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत संख्याओं का जो योग है 98 है, तो इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। अब इसमें देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। इसको कैसे आप करोगे, मैं कहता हूँ कि पहली संख्या ना, पहली जो सम संख्या ध्यान रखना है, क्रमागत सम संख्या, तो पहली सम संख्या आप मान लीजिए 2x है। 2x मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2x इसलिए बोल रहा हूँ कि x की कुछ भी वैल्यू आप रखिए, कुछ भी रख के देखिए, हमेशा सम नंबर ही आएगा। मतलब होता है ना कि जब 2 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर हमेशा सम ही बन जाता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको 2x मान लिया। तो देखिए पहली मैं क्या कर रहा हूँ, 2x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x + 2 हो जाएगी। ऐसी तो होगी ना, मैं बोल रहा हूँ कि पहले नंबर अगर सम संख्या 2 है तो दूसरी कितनी होती है, 4 होती है, तीसरी 6 होती है। अब दो ही तो ऐड करते हो ना, तो ऐसे ही मैंने किया यहाँ पे कि पहली अगर 2x मैंने माना है तो दूसरी अपना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 2x + 3 2 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी बताइए, 2x + 4 हो जाएगी। चौथी क्या होगी, 2x + 6 हो जाएगी। पाँचवीं 2x + 8 हो जाएगी। छठी 2x + 10 हो जाएगी। और सातवीं क्या हो जाएगी, 2x + 12 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, पहली संख्या 2x मानोगे तो अपने ऑटोमेटिक सारी जो 7 संख्याएं हैं ना, सब आपकी निकल जाएंगी। कैसे, 2 2 आप ऐड करते जाइए। और इसमें पूछा ही हुआ कि 7 क्रमागत संख्या है, उसका योग दे रखा है 90। मतलब हमने जो 7 क्रमागत संख्या यहाँ पे लिखी हैं, इन सबका जो योग है वो दे रखा है
इन सबका जो योग है वो 98 आया। तो आप भी आप इसका योग कर लीजिए। इसका योग करेंगे तो कैसे कितना होगा, देखिए इसको योग करिए, ये सब 2x है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2x है, तो इनको जिनका जब सब करेंगे तो कितना आएगा 14x, ठीक है। प्लस इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 2 4 6 6 12 8 20, 20 10 30 12 42, 42 मतलब 7 क्रमागत संख्याओं का जो योग आया इतना आया 14x प्लस 42, इन सबको मैंने ऐड कर दिया था। और ये कितना दे रखा है 98, यहाँ से निकाल लीजिए x की वैल्यू, 14x इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 माइनस 42, कितना आएगा 8 में 2 जाए 6, 9 में 4 जाए 5, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 4 आ गई। अब मेरे कैसे क्या पूछ रहा है कि तीसरी संख्या पूछ रहा है। तीसरी हमने क्या मानी थी 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 मानी थी, 2x प्लस 4 में इसकी वैल्यू रख दीजिए, 2x प्लस 4 क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी 4, और यहाँ पे 4 कितना आएगा 4 दूनी के 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, ठीक है। मतलब तीसरी संख्या जो आ गई हमारी 12, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। तो आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है, 5 जनवरी का पूरा शिफ्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 45 तक सारे जो कैलकुलेटिव मैथ्स है सारे कंप्लीट करा दिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।